कालू और चिड़िया के खेत बिल्कुल पास पास थे। इस बार दोनों ने ही अपने खेतों में अंगूर के बीज लगाए थे। कुछ दिनों बाद उनके खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अरे वाह, पूरे खेत में अंगूर के पौधे निकल आए हैं। अब मुझे अपने खेतों में पानी डालने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है और एक मटका भरकर पानी लाती है और अपने पौधों में डाल देती है। गोरी और कालू तो पेड़ के नीचे आराम से सो रहे थे। चिड़िया उन्हें जगाती हुई बोलती है, चिड़िया तुमने हमारी नींद खराब क्यों कर दी? गोरी बहन, आप इस समय ऐसे नहीं सो सकते। क्यों भला चिड़िया, अब हम सो भी नहीं सकते। गोरी बहन, जरा अपनी खेत की मिट्टी को तो देखें, वो एकदम सूख गई है, एकदम बेजान हो गई है। ऐसे तो आपके सारे पौधे सूख जाएंगे। चिड़िया, अब क्या हम सूरज से अपनी लड़ाई कर लें कि वो अपनी धूप हटाए? चल जा यहाँ से और हमें सोने दे। गोरी बहन, आप कैसी बातें करती हो? मैं तो बस आपसे इतना कहने आई थी कि गर्मी बहुत है, अपने खेतों में पानी लगा दो। चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें नींद से जगा दिया। अब हम जाते हैं पानी लेने। चिड़िया अपना मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। क्या कालू जी, इतनी तेज धूप में हमें पानी लेने जाना पड़ेगा? इससे तो बढ़िया था कि हम अंगूर चोरी कर कर ही खा लेते। गोरी, आपको तो ज्यादा पैसे चाहिए थे ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चिड़िया भी तो मेहनत ही कर रही है। चलो हम भी नदी से पानी भर कर लाते हैं। फिर गोरी कभी कुछ सोचती है। वो मेहनत करना तो चाहती नहीं थी। मिल गया कालू जी, आइडिया मिल गया। अब हमारे खेतों को पानी भी मिलेगा और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। गोरी, जल्दी बताओ, क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? कालू जी, चिड़िया अपने खेत में पानी लगा रही है, उसके साथ साथ हमारे खेत में भी पानी लग जाएगा। बस आप मेड़ के नीचे थोड़ा सा सुराग कर दें, फिर देखें चिड़िया का खेत का सारा पानी हमारे खेत में कैसे आता है। अरे वाह पत्नी जी, क्या दिमाग लगाया है। मैं अभी सुराग करके आता हूँ। फिर कालू मेड़ में सुराग कर देता है। चिड़िया का खेत का पानी कालू और गोरी के खेत में आने लगा, जिसे देखकर गोरी बहुत ही खुश थी। अब मैं चैन से सोऊंगी, ना कोई चिंता और ना ही कोई काम। फिर वो दोनों पेड़ के नीचे दोबारा से सो जाते हैं। चिड़िया तो बहुत ही मेहनत करती। वो शाम तक नदी से पानी लेकर आती और अपने खेतों में डालती रहती। कालू जी, चलो अब घर पर चलते हैं, खेत को तो चिड़िया ने अच्छे से भर दिया। गोरी जी, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। खेत में पानी भी लग गया और चिड़िया को पता भी नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब अंगूर की बेलें थोड़ी और बड़ी हो गई थी और उनमें फूल भी लग गए थे। अरे वाह, सभी बेलों पर फूल आ गए। अब बहुत जल्द फल भी उगने लगेंगे। अब क्या बात है चिड़िया, जो तुम फिर से आ गई? गोरी बहन, अब हमारे अंगूर की बेलों पर फूल आ गए हैं। अगर इस समय हमने दवाई नहीं छिड़की तो हमारे अंगूर अच्छे से मीठे नहीं हो पाएंगे। चिड़िया, अब तुम जाओ और अपनी फूलों पर दवाई छिड़को। हमें परेशान मत करो, हमें सोने दो। जब फूल लगे हैं तो अंगूर भी अपने आप ही मीठे हो जाएंगे। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है? जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो, हमें सुकून से सोने भी नहीं देती। बेचारी रानो चिड़िया करती भी तो क्या, चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने खेतों में जाकर दवाई छिड़कने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब बेलों पर अंगूर भी निकल आए थे। चिड़िया उन अंगूरों को ठेले पर रखती है और बाजार ले जाकर बेचती है। उसके अंगूर तो बहुत ही ज्यादा बिकते हैं। अरे चिड़िया बेटी, एक गुच्छा जरा अंगूरों का तो देना। बहुत दिनों से नहीं खाए मैंने अंगूर। क्यों नहीं माँ जी, ये ले अंगूर। फिर वो बूढ़ी पक्षी अंगूर को खाती है। मीठे, बहुत ही मीठे हैं ये अंगूर। एक काम कर, एक गुच्छा मेरी पोती के लिए भी रख दे। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़ी पक्षी को अंगूर दे देती है। वो बूढ़ी पक्षी पैसे देकर अंगूर लेकर चली जाती है। इधर गोरी और कालू भी अपने अंगूर बेचने के लिए आते हैं। अंगूर लो, मीठे मीठे अंगूर लो। कबूतर चाचा गोरी से अंगूर लेता
लेता है और खाता है। छी, ये भी कोई अंगूर है? ना कोई स्वाद, ना ही मीठापन, एकदम पानी के जैसा है। ऐसा बोलकर कबूतर चाचा चिड़िया के पास जाता है और वहाँ जाकर मीठे मीठे अंगूर खाने लगता है। गोरी, हमारे अंगूर बेस्वाद हैं, हमसे कोई नहीं खरीदेगा। जरा देखो रानो चिड़िया को, वो कैसे अंगूर बेचती जा रही है। कालू जी, ये तो गड़बड़ हो गई। हम यहाँ पर बैठकर मक्खियाँ मारें और वो चिड़िया पैसे कमाए। कुछ करो गोरी जी, कुछ करो। कालू जी, तुम चिंता ना करो, मेरे मौसा जी खेती करते हैं, वो कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। फिर गोरी कवि अपने मौसा के पास जाती है। गोरी, बड़े दिनों बाद आई हो मौसा के घर, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मौसा जी, कुछ भी ठीक नहीं है। इस बार कालू जी ने अंगूर की खेती की है, परंतु हमारे अंगूर बेस्वाद हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। गोरी बेटा, जब फूल आए होंगे तो तुमने उनमें कीड़े मारने वाली दवाई नहीं छिड़की होगी। उन छोटे छोटे कीड़ों ने अंगूरों को मीठा होने नहीं दिया होगा। अब तुम एक काम करो, ये इंजेक्शन लेकर जाओ और अंगूरों में लगा देना, फिर देखना अंगूर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे। फिर गोरी कवि इंजेक्शन लेकर अपने जंगल लौटती है। कालू जी, मौसा जी ने ये इंजेक्शन दिया है, इसे अंगूर में लगाने से अंगूर एकदम शहद से भी मीठे हो जाएंगे। फिर कालू कौआ एक एक बेलों में इंजेक्शन लगा देता है। फिर अगली सुबह वो अंगूर लेकर बाजार में जाते हैं। ले लो, शहद से भी ज्यादा मीठे अंगूर ले लो। मीठू तोता अपने परिवार के साथ गोरी कालू के दुकान पर जाता है और अंगूर लेकर अपने घर पर आता है। फिर वो दोनों अंगूर खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों के पेट में जोरों का दर्द होता है। मीठू जी, मेरा पेट तो एकदम पत्थर जैसा हो गया है। हाँ हरियाली, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, सो भी नहीं पा रहा हूँ। चलो बुलबुल, डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर मीठू तोता अपनी पत्नी के साथ बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। याद करो मीठू, तुम दोनों ने कोई ऐसी चीज तो खाई है जिसने आपकी ये हालत कर दी। हम दोनों ने तो कालू के अंगूर खाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। फिर बुलबुल उन दोनों को चूरन दे देती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मीठू तोता गोरी कालू की दुकान पर जाता है। सच सच बताओ, तुम दोनों अंगूरों में क्या मिलाते हो? कल मेरी और मेरी पत्नी की जान मरते मरते बची है। कुछ भी तो नहीं, भला हम क्या मिलाएंगे अंगूरों में? तुम दोनों ऐसे नहीं बताओगे, रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कालू उन्हें सारी बातें बता देता है। गोरी बहन, आपके अंगूर मीठे नहीं हुए तो आपने हम पक्षियों की जान लेना चाहिए। रानो, माफ कर दो, आज के बाद हम अंगूर ही नहीं बेचेंगे। इन दिनों जंगल में भयानक वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन ही बारिश होती, कभी सुबह होती तो कभी शाम। इस कारण सभी पक्षियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता। कालू कौवे का बेटा रोते हुए बोलता है, मम्मा, अब मैं और भूखा नहीं सो सकता, कुछ तो आप खाने को दो ना मुझे। चुप करो जग्गू, तुम्हें दिखाई नहीं देता बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊँ? कालू जी, आप जग्गू को ना डांटें, बेचारा, इसका क्या दोष, ये 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप जाकर जंगल में से कुछ भी ढूंढ कर लाएं खाने के लिए। गोरी, मैं कल ही जंगल में गया था, पूरे जंगल में पानी भरा हुआ है, गला हुआ अनाज भी नहीं मिला, भला मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊंगा? कालू जी, आप रहने ही दें, मैं ही जाती हूँ, अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही ले आऊंगी। गोरी जी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। कालू जी, अब मरूं या जीऊं, परंतु मैं अपने बेटे को ऐसे भूखा मरता तो नहीं देख सकती। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर गोरी अपनी जान को खतरे में डालकर तेज बारिश में ही
भोजन की खोज में निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, भैया को तो देखें, वो कैसे भूख के कारण चक्कर खाकर गिर गए हैं। रानो चिड़िया भागी भागी कुकू के पास जाती है और उसके मुंह में बारिश की कुछ बूंदें डालती है। कुकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुकू, मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। अब मैं एकदम ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। भैया, ये सब भोजन ना खाने की वजह से हो रहा है, परंतु मम्मा क्या करें, वो इतनी तेज बारिश में भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाएंगी। गुड़िया बेटी, आप दोनों साथ में ही रहना, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही लाऊंगी खाने को, वरना मेरा बेटा कुकू मर जाएगा। मम्मा, मैं भूखा रह लूंगा, परंतु आप बाहर ना जाएं। कल बुलबुला की मम्मा को चील उठा कर ले गई थी। मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, आप घबराए ना, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये डंडा अपने पास रख लेती हूँ, कहीं चील मिल गई तो इसी डंडे से उसकी पिटाई कर दूंगी। ऐसे कहकर गोरी कौवी उस डंडे को अपने कंधे पर रखकर आगे निकल जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। उसकी नजर रानो चिड़िया पर पड़ जाती है। आ गया, मेरा शिकार आ गया। आज इस चिड़िया को मारकर इसका मांस घर पर लेकर जाऊंगा। मेरी पत्नी इसका मांस देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। चील सतर्क हो जाता है। भोली चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के पास से जाती है। तभी वो चील चिड़िया को दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इससे तो हम दोनों का ही पेट भर जाएगा। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं ही भूखा मर जाऊंगा। आज तो तुझे मरना ही होगा। वो चील चिड़िया से ऐसे बोलता है। तभी गोरी कौवी उस चील को देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना ही होगा, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने ही निकली होगी। ऐसे गोरी कौवी चील पर हमला कर देती है और उसे पीट पीट कर वहीं पर बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई खरोच तो नहीं आई? गोरी बहन, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर आज आप समय पर ना आती तो वो चील तो आज मुझे मार ही डालता। आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ। बस करो चिड़िया, मैं इतनी निर्दयी भी नहीं जो तुम्हें बचाती ना। हम कितनी बार शरारतें करते हैं, परंतु तुम हर बार हमारी मदद करती हो। वो तो है गोरी बहन, परंतु मैं आज बहुत ही बेबस हूँ। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, मैं उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है और ऊपर से ये तेज बारिश, सभी पक्षियों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे वो दोनों साथ साथ ही भोजन की खोज करती हैं। भोजन की खोज करते करते वो काफी दूर तक आ जाती हैं। गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो बारिश रुक गई, अब हमें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। रानो, उड़ उड़ कर मेरे पंखों में बहुत जोर का दर्द हो रहा है और कितना दूर तक जाना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी गोरी की नजर अरबी के पत्तों पर जाती है। रानो बहन, वो देखें पत्ते, उन्हें हम खा सकते हैं। गोरी बहन, ये आप क्या बोल रही हो? भला पत्ते भी कोई खाने की चीज है? हाँ रानो, तुम हटो। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा ये पत्ते खाया करती थी और हमें भी खिलाया करती थी। ऐसा कहकर गोरी कौवी 2-3 पत्ते तोड़ लेती है। चिड़िया भी गोरी के साथ 2-4 पत्ते तोड़ लेती है। फिर वो दोनों पत्ते लेकर अपने जंगल वापस आ जाती हैं। फिर गोरी कौवी उन पत्तों को रानो को और अपने बेटे जग्गू को खाने के लिए देती है।
जग्गू बेटा, ये पत्ते खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटकर है। चिड़िया तुम भी खाओ। पता नहीं गोरी, अब तुम क्या क्या खिलाओगी, रुको मैं खाकर देखती हूँ। चिड़िया वो पत्ता खाती है, उसे वो पत्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ गोरी बहन, आपने एकदम ठीक कहा, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वो पत्ते लेकर अपने घर पर आती है और अपने बच्चों को खिला देती है। उसके बच्चों का भी पेट एकदम भर गया था। मम्मा, मैं पहली बार ये पत्ते खा रहा हूँ, इनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। मम्मा, मैंने सोचा है जैसे आप हम लोगों के लिए खिचड़ी बनाती हैं, अगर इन पत्तों से भी वैसा कुछ बना दें तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आपने एकदम सही सोचा। आप रुके, मैं इन पत्तों से अभी बहुत ही अच्छा एक व्यंजन बनाती हूँ। अगले दिन रानो चिड़िया चूल्हे पर अपनी कढ़ाई चढ़ा देती है और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद अरबी के पत्तों के पकोड़े तल देती है। मम्मा, ये अरबी के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मुझे और दे, मैं और खाऊंगा। फिर रानो चिड़िया और भी पकोड़े बनाती है और कुछ पकोड़े ले जाकर गोरी और कालू को भी खिलाती है। उन्हें भी पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं। अरे वाह रानो बहन, आपने तो पत्ते के पकोड़े ही बना दिए। इस मौसम में तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं, पूरा पेट ही भर गया। गोरी बहन, मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना हम और भी ज्यादा पत्ते लाकर उनके पकोड़े बनाकर सभी पक्षी को दें, जैसे हमारे बच्चे भूखे थे। ना जाने ऐसे कितने पक्षियों के बच्चे भी भूखे होंगे। ठीक है तो रानो चिड़िया, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ और पत्ते लेकर आऊंगा। दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे बातें कर कर वो तीनों अरबी के पत्ते लेने चले जाते हैं और कुछ ही देर में ढेर सारे अरबी के पत्ते लेकर अपने जंगल वापस आते हैं। फिर रानो चिड़िया काफी सारे पकोड़े बनाती है। गोरी और कालू घर के बाहर सभी पक्षियों को पकोड़े बांटते हैं। दे दो मुझे और पकोड़े दे दो, घर पर मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। हाँ हाँ मीठू तोते, क्यों नहीं, ले पूरी 3 प्लेट लेकर जा, अपनी बीबी और बच्चों को खिला। कालू, गोरी, ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मुझे और पकोड़े दो। ऐसे वो सब पक्षियों को अरबी के पकोड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। क्या हुआ टोनी चिड़िया, क्यों ऐसे बैठी हो? क्या बताऊं कबूतर, तुम तो जानते ही हो कि अब हमारे जंगल में खाने के लिए दाना नहीं है। अब हम लोगों का जीवन ना जाने कैसा गुजरेगा। तुम एकदम ठीक कह रही हो टोनी, यह एक समस्या की बात है, मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कबूतर, क्यों नहीं हम सभी पक्षियों की एक मीटिंग बुलाएं। सभी पक्षी उस मीटिंग में अपना अपना मत रखेंगे तो हम इस समस्या को बहुत ही आसानी के साथ सुलझा लेंगे। तुम एकदम ठीक कह रही हो टोनी, हमें इस समस्या के लिए एक मीटिंग रखनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और सभी पक्षियों को कह देता हूँ कि टोनी चिड़िया ने शाम को एक मीटिंग बुलाई है। फिर कबूतर सभी पक्षियों को जाकर बता देता है कि टोनी चिड़िया ने शाम के समय एक मीटिंग रखी है। वह कालू को और गोरी कौवी को भी बता देता है। तो गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आपने सुना उस टोनी चिड़िया ने एक मीटिंग रखी है। मैं तो उसके मीटिंग में बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। पर क्यों? अगर हम जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सारे पक्षी वहाँ पर क्या क्या बातें कर रहे हैं। कालू जी, हम लोग को दाने की क्या चिंता, जो भी पक्षी अपने घरों में दाना ला कर रखेंगे, हम लोग रात के समय जाकर उन पक्षियों का दाना चुरा लेंगे
और इससे हमारे दिन अच्छे से और आराम से बीत पाएंगे। कालू के कहने पर गौरी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है और शाम के समय सभी पक्षी मीटिंग में आते हैं और अपना अपना मत रखते हैं। टोनी कहती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जंगल में अकाल पड़ रहा है। यहाँ पर अब खाने के लिए दाना नहीं है। अगर हम लोग अधिक समय तक इस जंगल में रहेंगे तो हम लोग भूख के कारण मर जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि हम लोग पास के जंगल में चले जाएं। वहाँ पर हरे हरे और फलदार पेड़ हैं। हमारा जीवन वहाँ पर अच्छे से बीत सकता है। टोनी की बात सभी पक्षी मान लेते हैं। कालू जी, टोनी उस जंगल में जाकर सबसे हरे भरे पेड़ पर रहेगी, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ही सबसे हरे भरे पेड़ पे और फलदार पेड़ पर रहूंगी। भी पक्षी दूसरे जंगल में जाते हैं। गौरी कवि एक हरे भरे आम के पेड़ को देखकर बोलती है, यह पेड़ पे तो मैं ही रहूंगी। इस पेड़ पर मैं किसी और पक्षी को नहीं रहने दूंगी। गौरी कवि, मुझे भी इस पेड़ पर रहने दो। मैं इस पेड़ पर रहूंगा। चलो भागो यहाँ से तुम तोते। मैं तुम्हें इस पेड़ पर नहीं रहने दूंगी। मैं ही इस आम के पेड़ पर रहूंगी। गौरी कवि एकदम ठीक कह रही है। मैं एक हरा भरा आम का पेड़ हूँ। मुझ पर केवल अमीर पक्षी ही रह सकता है, जैसे कि गौरी कवि और कालू। मेरे पेड़ पर और कोई भी गरीब पक्षी नहीं रह सकता है। तोते, तुम जाओ यहाँ से। तोते, रहने दो गौरी कवि और कालू कवि को इस पेड़ पे। हम लोग अपना घर इस पेड़ पर बनाकर रहेंगे। हाँ पक्षियों, तुम मेरे पर अपना अपना घर बना लो। मैं कमजोर हो गया हूँ। पहले मैं भी बहुत हरा भरा था, मगर अब मैं कमजोर हो गया हूँ। कोई बात नहीं पेड़, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम देखना, तुम जल्द ही हरे भरे और फलों से भर जाओगे। गौरी कवि और कालू को अब कोई भी परेशानी ना थी। वह उस पेड़ से ही आम का फल तोड़ते, खाते और उसी पेड़ पर आराम से रहा करते थे। इधर सभी पक्षी सुबह होते ही दाना लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर दाना खाने के बाद वापस आते समय सूखे पेड़ के लिए पानी लेकर आते हैं और फिर वह पानी उस पेड़ की जड़ों में वह डाल देते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और फिर 2 सप्ताह बाद गौरी कवि, कालू कवि, तुम मुझे पानी पिला दो। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। देखो, वह पक्षी रोजाना उस सूखे आम के पेड़ को पानी पिलाते हैं और तुम दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आते हो। ठीक है पेड़, हम तुम्हारे लिए शाम को पानी ले आएंगे। तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? सूखे पेड़ की देखभाल करने से वह सूखा पेड़ धीरे धीरे हरा भरा होने लगता है और फिर धीरे धीरे उस पर आम के फल भी लगना शुरू हो जाते हैं और इधर हरा भरा आम का पेड़ प्यास के कारण सूखने लगता है।
गोरी कौवी, कालू कौवे, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यास के कारण मर रहा हूँ। चुप कर जाओ आम के पेड़, अब तुम्हारे पे ना आम है और ना ही तुम्हारे हरे हरे पत्ते। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। और तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हें लाकर पानी पिलाएं, हम अपना समय बर्बाद करें? इससे बढ़िया तो हम कोई और हरा भरा पेड़ ढूंढकर उस पर रहेंगे। तुम पर हम क्यों रहें? अब हम जा रहे हैं यहाँ से। देखा ना तुमने अपने घमंड का नतीजा। मैं सूखा था मगर मैंने कभी भी घमंड नहीं किया। तो देखो इन पक्षियों ने मुझे फिर से हरा भरा कर दिया। मैं फिर से हरा भरा हो गया और मेरे पर फिर से फल आना शुरू हो गए। और तुम हरे भरे होने के बावजूद भी अपने घमंड के कारण सूख गए। सभी पक्षी कृपया मुझे क्षमा कर दें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने फलों के कारण और अपने हरे भरे होने के कारण घमंड करने लगा। और फिर सभी पक्षी मिलकर उस सूखे पेड़ में पानी देने लगते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। धीरे धीरे फिर से वह सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर फल लग जाते हैं। और फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू जी, आपने तो ठंड की कोई व्यवस्था ही नहीं की है, ना ही आपने ठंड से बचने के लिए पक्का मकान बनवाया है और ना ही आपने ठंड के लिए अनाज इकट्ठा किया है। अब हम लोग ठंड में कैसे रहेंगे? गोरी कवि, तुम परेशान ना हो। हर ठंड की तरह ये ठंड भी अच्छे से गुजर जाएगी। मैं अभी दूसरे पक्षियों के पास जाता हूँ और उन लोगों से भोजन मांग कर लेकर आता हूँ। वो जरूर मुझे भोजन दे देंगे। वह पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं यदि उन लोगों से भोजन मांगूंगा तो वह मुझे जरूर भोजन दे देंगे। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है और कहता है, तोते भाई मुझे भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है और गोरी कवि को भी। हमें तुम थोड़ा सा भोजन दे दो। कालू कौवे, मैंने इस बार कम ही भोजन इकट्ठा किया है सर्दियों के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसीलिए मैं अधिक भोजन इकट्ठा नहीं कर पाया। कालू कौवे, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे पाऊंगा। तुम जाकर कबूतर से मांग लो। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और कहता है, कबूतर भाई, गोरी कवि और मुझे भूख लगी है, कृपया आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दें। कालू कौवे, तुम्हारा तो हर ठंड में यही काम रहता है। तुम तो खुद भोजन इकट्ठा नहीं करते हो और पूरी ठंड बस हम पक्षियों से भोजन मांगने चले आते हो। तुम तो यह मांगने का काम कर लेते हो, मगर हम लोग किस पक्षी से मांगने जाएंगे? मेरे पास तो मेरे लिए ही भोजन है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने इस बार खुद ही कम भोजन इकट्ठा किया है कालू कौवे, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे पाऊंगा, तुम चले जाओ। फिर कालू कौवा अपना मन मारकर टोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, टोनी चिड़िया, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दे। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आया हूँ। मैंने सभी पक्षियों से भोजन मांगा पर किसी ने भी मुझे भोजन नहीं दिया है।
टोनी चिड़िया, कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे खाने के लिए। कालू भाई, हर बार आप यही कहते हैं और मैं आपको भोजन दे देती हूँ, मगर आपको भी ठंड के लिए अनाज इकट्ठा करना चाहिए और ठंड से बचने के लिए पक्का मकान बनाना चाहिए। इस बार तो मैं आपको भोजन दे देती हूँ, मगर अब से मैं आपको कोई भी भोजन नहीं दूंगी। यह लीजिए भोजन। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी मिलकर भोजन करते हैं और फिर अगला दिन होता है। कालू कौवे, कल तो टोनी चिड़िया ने हमें खाने के लिए भोजन दे दिया, मगर आज हमें खाने के लिए कौन भोजन देगा? गोरी कौवी, वह पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं यदि उनसे दोबारा भोजन मांगूंगा तो वह मुझे फिर से भोजन दे देंगे। यह सोचकर कालू कौवा तोते के पास, कबूतर के पास और टोनी चिड़िया के पास जाता है, मगर कोई भी उसको इस बार भोजन नहीं देता है। तो कालू कौवा दुखी हो जाता है और फिर वह सोचता है कि अगर मैं बिना भोजन लिए घर गया तो गोरी कौवी मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं अभी इंतजार करता हूँ। तोता यदि घर से बाहर जाएगा तो मैं उसका भोजन चुरा कर ले जाऊंगा। और फिर जैसे ही तोता किसी काम के लिए अपने घर से बाहर जाता है तो कालू कौवा उसकी भोजन की चोरी कर लेता है। गोरी कौवी और कालू कौवे के कुछ दिन तो अच्छे से बीत जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे ने तोते का भोजन जो चुराया हुआ था। मगर कुछ देर बाद जब भोजन खत्म हो जाता है तो गोरी कौवी कहती है, कालू कौवे, इस बार तो पक्षियों ने खूब ढेर सारा भोजन दिया था, शायद वह इस बार इतना भोजन ना दे। और फिर कालू कौवा कबूतर के घर पर जाता है। जैसे ही कबूतर किसी काम से अपने घर से बाहर निकलता है, कालू कौवा उसकी भी भोजन की चोरी कर लेता है और अपने घर ले आता है। गोरी कौवी और कालू कौवे के कुछ दिन तो अच्छे से गुजरते हैं। इधर तोता और कबूतर टोनी चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, टोनी चिड़िया, हमारा भोजन पता नहीं किस पक्षी ने चोरी कर लिया है। वो तो शुक्र है कि हमने अपना कुछ भोजन चुरा कर रखा हुआ था, इसीलिए हमारा काम चल रहा है। हमें लगता है जो भी कोई चोर है वह अब तुम्हारे घर पर भोजन की चोरी करने आएगा टोनी चिड़िया, इसीलिए तुम सावधान रहना। और फिर जैसे ही टोनी चिड़िया किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती है, कालू कौवा उसके घर में भोजन की चोरी करने जाता है, मगर वहाँ पर तोता कबूतर आ जाते हैं और उसी वक्त टोनी चिड़िया भी आ जाती है और फिर वह कहती है, कालू कौवे, तुम हम लोगों का मेहनत से इकट्ठा किया हुआ भोजन चोरी कर रहे हो। क्या तुमको शर्म नहीं आती? हम लोग इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते हैं और तुम उन्हें चुरा कर ले जा रहे हो। चिड़िया और सभी पक्षी, इस बार मुझे माफ कर दे। अगली बार मैं भी मेहनत से भोजन इकट्ठा करूँगा और अपने लिए पक्का मकान बना लूँगा, मगर इस बार आप सभी मुझे माफ कर दें।
और फिर कालू कौवा अगली ठंड में अपने लिए पक्का मकान बनवा लेता है और ठंड के लिए भोजन भी इकट्ठा कर देता है और फिर सभी पक्षी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।